नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और इस वक़्त हर जगह चर्चा का एक ही विषय है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कब पता चलेंगे, कब फाइनल होगा? एक्चुअली इतिहास रहा है, जब-जब भाजपा ने देरी की है, तब-तब चेहरे बदले हैं, नए चेहरे आए हैं। ये संकेत भी उसी ओर है, पर नाम कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक़्त जुड़ चुके हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना, डॉक्टर राकेश प्रकाश। दोनों का ही हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। तो सर चर्चा का विषय तो अब आपको पता ही है पूरे देश में इस वक़्त यही है, रायपुर में इस वक़्त बैठक चल रही है, कह रहे हैं कि थोड़ी देर में जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी पता लग जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में एक सुनील बंसल जी का नाम बड़ा सामने आ रहा है चमत्कारिक तरीके से नाम सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं। पर सबसे पहले कि डिले मीन्स नए चेहरे और बीजेपी का इस सोच के पीछे क्या कारण है? अदरवाइज़ आपके पास 3 एस्टेब्लिश चेहरे तो हैं ही हैं, शिवराज सिंह हैं, वहाँ पे रमन जी हैं और यहाँ पे वसुंधरा राजे हैं। जी, शुरुआत डॉक्टर साहब से करते हैं, डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना जी से। चलिए रोहित जी, कुछ चीजें हम 2-3 तरीके से देखते हैं। हम एक नागरिक और एक राजनीतिक विश्लेषक, या ये कह दीजिए कि जिसे कहते हैं हम जनता, हम उस एंगल से उस विषय को देख रहे हैं। हमारा विषय ये है कि जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो और हम पता लगे। और जो भाजपा के वर्कर हैं वो सोच रहे हैं कि किसके घर में जाके हमने ढोल बजाना है, वहाँ पे हमने मिठाई खानी है और उसके बाद हमने देखना है कि मेरे नज़दीक कौन है, मेरे दूर कौन है। लेकिन अगर हम हाईकमान, या जिसे हम कहते हैं कि हाईकमान भाजपा में मैं सिर्फ 2 लोगों को ही मानता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव काम करता है, इन लोगों ने नाम डिसाइड कर लिए हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर उनके लिए सस्पेंस नहीं है, हमारे लिए सस्पेंस है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपनी जिसे कहते हैं व्यवहारिकता और जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसे मैं कहूँगा, के लिए बहुत विख्यात हैं। और वो एक तीर से 20-20 शिकार करते हैं। अभी उनका डिले करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल हैं। अब जो एमएलए बन गए हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, और उनके जो चेले चांटे होते हैं वो उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं कि आप तो सबसे ज्यादा कैपेबल हैं, आपको ही बनाना चाहिए। तो उनका अपना इंटरेस्ट होता है। लेकिन मोदी जी का इंटरेस्ट क्या होता है, शाह जी का इंटरेस्ट क्या होता है कि हम ये देखें कि पार्टी, उससे पहले राष्ट्र के प्रति कौन वफादार है, कौन सिंसियर है, कौन कहाँ बुगाहट कर रहा है, कौन जहाँ पे लॉबिंग कर रहा है, कौन अपना एक नया गुट बना रहा है, कौन अखबार में क्या स्टेटमेंट देता है, किसकी कहाँ-कहाँ लॉबिंग है, कहाँ-कहाँ। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, उन्होंने उसके बाद प्रदेश चलाना है। इसमें जो उनकी जो चॉइस होती है, उनके पास अपना सारा तंत्र है। उनको पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा रहेगा अगर हम उसे मंत्री पद देते हैं तो ये केवल मुख्यमंत्री पद की कवायद नहीं है। ये जो होमवर्क हो रहा है, ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट में सारे के सारे एमएलए बैठे हैं, उनका जो व्यवहार है वो ऑब्जर्व हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद मैं ये मानता हूँ कि जब तक किसी को मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं कहना चाहिए ये खराब मुख्यमंत्री है या ये खराब मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो उनके अपने पार्टी के प्रति, प्रदेश के प्रति, जनता के प्रति और अपनी हाईकमांड के प्रति जो एक्टिविटीज होती हैं, वो बता देती हैं कि ये आगे कितना यूजफुल रहने वाला है, इसके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए वो अनाउंस करेंगे। इतनी जल्दी अनाउंस करने की मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जल्दी है। हम लोगों को जल्दी, बेचैनी है, पत्रकारों को अपना अपना है। जैसे हमारी श्रीमती जी जोशी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये मोदी जी और शाह जी जो करते हैं। तो मैंने पूछा अभी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है, तो ये है कि जब तक हमारे पास जन्म कुंडली नहीं आई, हमारे पास उनका कुछ पता नहीं, हम कैसे बता सकते हैं। तो ये जन्म कुंडलियां तैयार कर रहे हैं मोदी जी और शाह जी।
सबकी एक्टिविटीज से उनकी जन्म कुंडलियां तैयार हो रही हैं, हमें नहीं पता चल रहा, हम नहीं भाप पा रहे कि भाई क्या है। जैसे जब सही बात है। भूचाल आना होता है तो भूचाल आने से बहुत सारी पहले जनता धरती के नीचे गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, हमें तो भूचाल आने के बाद ही पता लगता है कि यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स गिर गई। तो ये सही बात मोदी जी और शाह जी यही काम कर रहे हैं, और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए है। क्योंकि बिल्कुल वो सही जो कहा भी आपने। करेंगे राष्ट्र और उसके लिए अच्छा ही करेंगे, मेरा ये बिल्कुल कहना सही। है। बाकी तो अब आप आगे बात करिए। जी, राकेश जी भी हमारे साथ हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि जो भी होगा राष्ट्रहित में होगा। चलिए वो तो हमेशा से ही बीजेपी का स्लोगन और रहा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 3 एस्टैब्लिश चेहरे अगर उनको बना दिया जाता, शायद दूसरे दिन ही बना दिया जाता, पर क्या ये 2024 को साधने की कोशिश है? या फिर जैसे कि डॉक्टर सरदाना कह रहे हैं कि सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है, कौन कहाँ पे किसको लेके जा रहा है, कौन किससे विधायक मिलने आ रहे हैं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपने हमारे देश में जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार, जब उस समय योगी जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उसके ठीक पहले जब हम बात करें तो जब सत्ता में आए थे तो उस समय भी कई चेहरे थे, कई नाम थे और सस्पेंस चला था। फिर एक फ्लाइट गई थी और वहां से फिर जो है सो योगी जी को दिल्ली बुलाया गया था। तो तमाम चीजें हुई थी और वहां पे एक फैसला लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी जो फैसले करती है, जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय में जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। दूरगामी का मतलब सिर्फ 2024 नहीं है। आपने देखा होगा जब अ, राष्ट्रीय स्तर पे आम चुनाव होने वाले थे तो उस समय सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। गडकरी जी भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, अपने आडवाणी जी भी थे और तमाम उस वक्त के सभी नेता मौजूद थे। उसमें एक दो नेता अब नहीं है इस दुनिया में, तो सब लोग थे। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो भविष्य की रणनीति थी, उस रणनीति में कहीं कुछ कमी नजर आ रही थी। इसलिए चुनाव प्रबंधन कमेटी जो है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे गुजरात से ला करके नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो भी चुनाव समिति का जो समन्वयक होता है, जो चुनाव समिति जो संचालन का काम करता है, आगे चल के प्रधानमंत्री के पद के लिए उसी को दावेदार के तौर पे माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं अभी जस्ट आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में बैठा हुआ था, तो वहां पे भी यही चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ को लेकर के बैठक चल रही है। हम लोग खबर का इंतजार कर रहे थे कि वो खबर कब हमारे पास निकल के आ रही है। तो वहां पे किसी नए चेहरे को लेकर के कुछ बातें सामने आई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक नया चेहरा समसाई कुछ करके नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ चेहरे को देख करके चुनाव नहीं होता है। रणनीति, और उसमें भी खास तौर से भविष्य की रणनीति कि 2024 ही नहीं, 2024 के बाद क्या, जो देश की राजनीति इस समय करवट ले रही है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस तरीके से पार्टियां गोलबंद हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कि जनता की तो पसंद है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनको ये बहुत चुभती है। तो इसको लेकर के जो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में तमाम विपक्षी दल आपसी मतभेद को बुला करके और एक साथ गोलबंद हो रहे हैं। मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के मकसद से विपक्षी इकट्ठा हो रहे हैं और उनके इरादों पे पानी जनता फेर रही है। तो ये सारी चीजें उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि ऐसा चेहरा लाओ जो कि कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, निष्पक्ष हो और जनता के बीच जिसकी छवि निर्मल हो और एकदम से स्वच्छ छवि हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मंथन चल रहा है और इस मंथन में देखते हैं कि क्या कौन सा चेहरा है जी। जिसपे कि मोदी जी ने पहले से, या जैसा कि अभी अपने ईश्वर जी बता रहे थे कि नाम जो है वो तय हो गए हैं। बस
औपचारिकता है, विधायकों की सहमति, विधायकों का जो एक बैठक और उस बैठक में उस नाम को लेकर के आम सहमति बनाना और फिर उसकी घोषणा करना, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखते हैं, वक्त जो है सो अभी हम बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारी बातचीत खत्म होने के कुछ देर के बाद नाम आ जाए या बातचीत के दौरान ही नाम आ जाए। तो ये सारी संभावनाएं जो है इस वक्त जो है वो कुछ भी हो सकता है। जी, तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना जी के पास। आप एक बात बताइए कि मान लीजिए 3 नए चेहरे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नए चेहरे आ सकते हैं, राजनीति है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है पार्टी की। तो ये जो 3 चेहरे हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री तीनों हैं, ये मार्गदर्शक मंडल में जाएँगे? ये केंद्र की राजनीति में फिट किए जाएँगे 2024 के हिसाब से? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी ये सब कुछ कहना बहुत जिसे कहते हैं ना प्रीमेच्योर है, जब तक नाम नहीं अनाउंस हो जाते। देखिए, राजनीति में हर चीज़ की आवश्यकता है। मार्गदर्शक मैं किसी को नहीं कहता, मैं मार्ग निर्देशक कहता हूँ। दर्शक तो सिर्फ़ देखता है, करता कुछ नहीं। लेकिन जो निर्देशक होते हैं, वो आपको डायरेक्शन बताते हैं। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको बताया कि सबकी जन्म कुंडलियाँ तैयार हो रही हैं। कौन कितना कर पाएगा, कैसे होगा, उनकी अपनी कैलकुलेशन है। देखिए, मोदी जी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर नवाज़ शरीफ के घर में जाके चाय पिए, बहुत बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन ऐसे रिस्क लेके वो बहुत बड़ी-बड़ी गेम खेलते हैं और मैं ये कहूँगा कि उनकी नीयत साफ होने की वजह से परमात्मा उनका साथ देता है। वो कहीं ये नहीं देखते कि मेरा मित्र है, ये नहीं देखते कि मेरे वो उस बंदे ने उसकी सिफ़ारिश की है, वो ये नहीं देखते कि ये संघ वालों ने भेजा है, ये नहीं देखते कि मेरे गाँव से आया है। वो ये देखते हैं कि देश और उसके लिए कौन अच्छा है, उसमें उनकी कैलकुलेशन इसलिए ठीक बैठती है, क्योंकि वो इस तराजू पे तोलते हैं कि वो कैसा-कैसा है, उसका पिछला बैकग्राउंड कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो अभी पार्टी के लिए क्या गतिविधियाँ कर रहा है। जो डिले करने का कारण है वो यही है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मुझे जो मेरी इंडिकेशंस हैं और या श्रीमती जी कभी-कभी ज्योतिष से बताती हैं कि उनकी जो कुंडली है, उसमें ऐसा लिखा है कि वो जो भी करेंगे, वो डायरेक्ट जनता के लिए करेंगे। वो पार्टी के हुँ। लिए भी नहीं करते। वो जो करेंगे और इंटरैक्शन हमेशा जनता से ही करेंगे और देश इंटरैक्शन के लिए करें। जनता से करने का ही ये फ़ायदा है कि विरोधी सब कुछ करने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये हुँ। जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो संगठन बन रहा है, लेकिन वो सब के सब बायस्ड हैं और अपना-अपना हित सोच रहे हैं। जब वो अपना-अपना हित सोच रहे हैं, तो वो मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए हुँ। मोदी जी का रिस्क लेने का जो मादा है, वो हमें ये सस्पेंस में रखे हुए भी क्या होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जब भी वो रिस्क लेंगे, वो सारे पहलुओं को देख के कि कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ। जैसे हमें क्रिकेट की टीम एक बनाती है रणनीति कि 1 नंबर पे किसको उतारना है, बैटिंग पहले करनी है कि बाद में करनी है, कि हमने फील्डिंग कहाँ रखनी है। ये एक अच्छे कैप्टन की निशानी है और मोदी जी बहुत अच्छे कैप्टन हैं। तो ये मोदी जी की और शाह जी की जो जोड़ी है, इनकी जो कल्पनाएँ हैं और जो उसके बारे में जो नीति है और या रणनीति कह सकते हैं या उसे हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो योजना करते हैं, वो बड़ी एक्यूरेट होती है और इसीलिए वो कामयाब होते हैं। और मुझे लगता है जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है अभी कहीं न कहीं बैठकों के नाम अनाउंस भी हो गए हों। तो क्योंकि नाम तो लिफ़ाफ़े में हैं और सहमति सबको कराने के लिए पर्यवेक्षक भेज दिए गए हैं। कहाँ देखिए कहाँ-कहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है या कहाँ कोई बोल सकता है या कहाँ किसी का कोई और विचार तो नहीं है। तो ये सारी कुछ जो पर्यवेक्षक हैं वो अपनी सूचना भेज देंगे। जब सारा माहौल उनको ठीक लगेगा तो वो लिफ़ाफ़ा खुल जाएगा और सर्वसम्मति से जो कार्य होगा सर वो अनाउंस आपने हो अभी जाएगा। जब और कई अभी बार तो आप जब मेरा मन अभी आप कहता है अभी कि आप चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि एक नाम अभी मेरे सामने आ रहा है, जो छत्तीसगढ़ से फाइनल हो गया लगता है, वो है विष्णुदेव साय। अभी मैं विष्णुदेव यही कह साय रहा जो हैं, था। वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे और मुझे इनका बैकग्राउंड तो नहीं पता है। मैं अभी पढ़ने की कोशिश करूँगा, ये कहाँ से राज्यसभा से आते हैं, संगठन से आते हैं, कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं जब अभी रेडियो में था नहीं तो मेरे को यही नाम बार-बार निकल के सामने आ रहा था
कि साई हैं जो कि जिनके नाम पे जो है आम सहमति बन रही है। अभी मैंने ये चीज आपके साथ चर्चा में शामिल भी किया था इस नाम को, कि इस नाम को लेकर के जो है वो मतलब सहमति बनने के आसार हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार हम लोगों को था, तब तक हमारी शिफ्ट खत्म हो गई थी, मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, तो हाँ, ये नहीं ठीक है, विष्णुदेव देखिए साय जो हैं, ये रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और केंद्रीय राजनीति का भी उनके पास अनुभव है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य हैं। साय के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। छत्तीसगढ़ के गठन से पहले वे संयुक्त राज्य प्रदेश विधानसभा के विधायक रहे हैं। विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी से विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस बार उन्हें अपने प्रतिद्वंदी को इस चुनाव में 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। तीसरी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि चार बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सो लंबा अनुभव, पर इस नाम के पीछे एक जो गणित आपको समझना पड़ेगा, जो आपको शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान में भी दिखाई दे, कि हमने इतने दिन में चर्चाओं में इतने नाम लिए, रेणुका सिंह का नाम लिया और एक कोई साव साहब थे उनका नाम लिया, और सबका नाम हम लेते रहे, पर ये नाम कभी चर्चा में नहीं आया। ये नाम कभी हमने ना सुना ना बोला। देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये जन्म कुंडलियां जो हैं, ये जो गतिविधियां करेंगे वो ऑब्जर्व हो रही हैं, तो इसलिए फैसले तो इसी तरीके से होते हैं और होने भी इसी तरीके से चाहिए। और ये नाम जैसे आपने बताया कि अगर ये नाम कहीं ना कहीं ट्रबल मेकर होता तो सबको मालूम होता, तो ये नाम ट्रबल मेकर नहीं है। तो अगर ये ट्रबल मेकर जनता में नहीं है, हमें नहीं पता, पत्रकारों को नहीं ज्यादा पता, तो इसका मतलब ये है कि एमएलए के साथ भी उनकी बहुत अच्छी पटेगी और हो सकता है अपोजिशन के साथ भी पट जाए। तो बड़ी ऐसे बात ये इनर्ट भी है कि व्यक्ति जो है, अभी ये जो नए ऐसे चेहरे इनर्ट आप व्यक्ति भी को देंगे। बनाना फायदेमंद रहता है। हाँ जी, जी, राकेश जी के पास मैं जाना एक बार चाहूंगा। ये जो नए चेहरे हैं जिनको बनाया भी गया है, ये इनके लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इनको ये जिम्मेदारी तब मिल रही है जब आप लोकसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं। तो आपके लिए लोकसभा चुनाव में परफॉर्म करना और सभी लोकसभा सीटें जीत के देने का लक्ष्य भी आपके सामने है, तभी आपको एक अच्छा चीफ मिनिस्टर रणनीतिकार माना जाएगा। डॉक्टर राकेश प्रकाश, अब रमन सिंह का क्या होगा? क्या केंद्र की राजनीति में उनको ले जाया जाएगा? क्योंकि अब देखिए, अब समय नहीं है, अब क्योंकि एमपी के लिए इलेक्शंस नहीं हो सकते, कम से कम 6 महीने का वक्त होना चाहिए, तब इलेक्शंस वाला फॉर्मूला लागू होता है। अब होगा नहीं, जिन्होंने एक बार एमपी से रिजाइन कर दिया, अब कर दिया, वो कहानी खत्म है, अब कोई वहां चुनाव नहीं होगा। पर क्या 2024 के लिए डॉक्टर रमन सिंह को कमान संभाली जा सकती है? भाई, आप छत्तीसगढ़ में अब आप कमान संभालिए और पहुंचिए केंद्र की राजनीति में। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे हम्म। सामने असम जो है वो एक उदाहरण है इस बात का। असम हेमंत में बिस्वा हाँ, जब हेमंत बिश्व शर्मा को राज्य में मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी, तो सर्बानंद सोनोवाल को जो है वो केंद्र असम में। की राजनीति से उठा करके केंद्र की राजनीति में लाया गया था। और ये भी महज एक संयोग है कि जिस सर्बानंद सोनोवाल जी का नाम अभी मैं ले रहा हूँ, वो सर्बानंद सोनोवाल जी, ये जो अभी विधायकों की जो बैठक हो रही थी और पर्यवेक्षक बना करके जो 3 लोग भेजे गए थे, उनमें से राजनाथ एक सिंह थे। जी, मुंडा जी और सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सोनोवाल जी अभी रायपुर में है और वो इस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वो जो है, तो उस समय जब हेमंत बिश्व शर्मा को असम की कमान सौंपी गई, तो सर्बानंद सोनोवाल जी को जो है वो केंद्र की राजनीति में लाया गया। ऐसी हम्म। परिपाटी रही है, ऐसी जो है हम्म। वो प्रैक्टिस या ऐसी परंपरा रही है। लेकिन जरूरी हम्म। नहीं है कि हर बार ऐसा हो। आपने देखा हम्म। होगा पिछले चुनाव में, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी थी, तो हम्म। वैसी स्थिति में रमन सिंह को केंद्र की राजनीति में नहीं लाया गया। नहीं रमन लाया सिंह गया। को छत्तीसगढ़ की राजनीति में रहने दिया गया था। तो अब इस बार गौर करने वाली बात यह है कि जब आम चुनाव है, आम चुनाव में जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ही गंभीर होती है और बहुत ही, और कहते हैं ना, हमें पूरा 7-8 विधानसभा को मिला करके एक लोकसभा बनता है। तो ऐसे में हमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है। और मैं नहीं समझता कि इस क्रूशियल समय में, जब प्रदेश में और हर राज्य में स्थानीय नेताओं पे बहुत बड़ा जो है सो एक
कहते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसमें ऐसे मौके पे उनको राज्य की जिम्मेदारी से उठा करके केंद्र की जिम्मेदारी में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त लाने का सही समय है, क्योंकि अब सिर्फ चुनाव जीतने वाली बात नहीं रह गई है, अब यह है कि अधिकतम सीट जीतने की बात है। क्योंकि आपके सामने जो आपका विरोधी है, आपका विपक्षी है, वो मजबूत कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन एकजुट जरूर दिखता है या दिखने की कोशिश करता है। तो ये जो एकजुटता है, उस एकजुटता से निपटने के लिए जो है वो बीजेपी को हर सीट पे एक कहते हैं कि आकलन और गणना और फिर उसके हिसाब से रणनीति और फिर सूझबूझ और फिर उस रणनीति के आधार पर चीजों को निर्धारित करके उसको सुनियोजित तरीके से पूरा करना, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस वक्त किसी भी राज्य के स्थानीय नेता को, खासतौर से जो नेता उस राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो, कद्दावर नेता हो, वहां जनता के बीच उनकी एक छवि रही है, तो उनको ऐसे समय में केंद्र की राजनीति में लाने से मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार सोचेगी, क्योंकि चुनाव सिर पे है। तो ऐसे में अब इन राज्यों में मुख्यमंत्री और सरकार बनने के बाद जो पहला काम होगा वो जन कल्याण और जनता से जुड़ी तमाम मुद्दों को अमल में लाना होगा, ताकि जितनी जल्दी हो सके जनता की भलाई के काम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में मिल सके। तो इस रणनीति पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और इसीलिए जो चेहरे भी लाए जा रहे हैं वो चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। जैसे आप विष्णु साई की बात कर रहे हैं, तो वो चेहरे लाए जा रहे हैं जो कि अनुभवी हैं, वो चेहरे लाए जा रहे हैं जो प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो चेहरे लाए जा रहे हैं जो निर्विवाद हैं, जिनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे चेहरों के जरिए जनता के बीच पकड़, पहुंच, पहचान और उस पहचान के जरिए जो विजय का जो एक रास्ता है वो रास्ता निकालने में आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को लेकर के जल्दबाजी में केंद्र में लाने का फैसला अभी नहीं करेगी। अभी उनको जो नए चेहरे हैं, नए कहने का मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनको बैकअप, उनको सपोर्ट, उनको सहयोग, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उस कोऑर्डिनेशन का फायदा 2024 का चुनाव, तो ये सारी चीजें जो है ना ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि रमन सिंह अभी प्रदेश की राजनीति में ही रहेंगे। ये भी देखना होगा कि वो उप मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक फॉर्मूला तो सभी स्टेट्स में ज्यादातर अपना लिया है कि उप मुख्यमंत्री देना ही देना है। उससे कास्ट बैलेंस भी बना रहता है और उससे जो है एक पॉलिटिकल बैलेंस भी बनता है। अब वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो जो 2 नाम और 3 नाम चल रहे थे, क्या उनमें से कोई उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना, अभी असम का जिक्र किया राकेश जी ने, और बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हेमंत बिस्वा शर्मा और उनको लेकर, सोनोवाल को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश वो स्टेट हो सकती है जहां पे कुछ ऐसा ही देखने को हो सकता है, मिल जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया, पहले भी सरकार बनाई, अब भी अपने जो इलाके थे जहां बीजेपी अच्छा नहीं करती थी अच्छा परफॉर्म किया, युवा भी हैं और भविष्य के राजनेता भी हैं, तो हो सकता है वहां भी ऐसे हो कि वो चेहरा देखने के लिए मिल जाए हमें। देखिए, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ या जो कि जहाँ मोदी जी और उनकी जो अमित शाह जी, उनकी दोनों की जोड़ी है, वो छोटा तो सोचते ही नहीं है। और अगर उनको लगता होगा कि हमने बड़ा रोल हमारे सामने है, तो हम उसको स्टेट की राजनीति में नहीं रखेंगे, उसे हम केंद्र की राजनीति में रखेंगे। तो अभी मोदी जी का एक और बहुत बढ़िया फार्मूला है जो वो जब करते हैं तो बहुत अच्छा कामयाब हो जाता है। वो कहते हैं कि इस बात की चिंता ही मत करो, आप काम करो, जनता काम देखती है, जनता हमसे ज्यादा अक्लमंद है, तो आप जिसको भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको सपोर्ट मिल जाएगी। इसलिए वो आप ज्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अब जोर होगा कि जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे अब छत्तीसगढ़ में पहले दूसरी सरकार थी, केंद्र की कुछ योजनाएं जो अगर आदिवासियों तक नहीं पहुंची है उनको कैसे पहुंचाना है, ताकि हमारा काम बोले। और जब काम बोलता है तो चेहरे गौण हो जाते हैं, तो कर्म प्रधान हो जाता है। तो इसके हिसाब से उन्होंने, हो सकता है कोई जिन जिनको हम सोचते हैं कि उनको छोड़ दिया है, वो छोड़ते किसी को नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य ढूंढ के रखते हैं जहां पे उनका मैक्सिमम उपयोग किया जा सके।
हमें लगता है कि ये उनके स्टेटस का काम नहीं है, लेकिन पार्टी और देश के लिए जो वो सोचते हैं, पहला देश फिर पार्टी, उसके लिए जब सोचते हैं तो हमें फिर बाद में समझ आता है कि जो उन्होंने किया है या जो उनकी रणनीति थी वो अच्छी थी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बीच में अपनी इच्छा ये करना चाहता है तो वो सब समझ चुके हैं कि अब वो कोई भी बंदा इतना ताकतवर नहीं है कि इन क्या कहते हैं निर्णयों के ऊपर आक्षेप कर सके या इन निर्णयों में किंतु परंतु कर सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कुछ भी कहा तो हो सकता है कि हम बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हो जाएं, क्योंकि जो भी काम करना है वो एक टीम में रह के करना पड़ेगा और टीम में जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो उतना ही मौका मिलता रहेगा। क्योंकि जब जब कभी किसी को आउट ऑफ द वे जिसको हम सोचते नहीं है तो मिलता है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड यही होती है। जो मैंने आपको पहले भी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड वो देखते हैं कि कैसा कैसा रहा, चाहे वो छोटे लेवल का था या बड़े लेवल का था, तो जो पहली बार एमएलए बना है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो मंत्री वो भी बनते हैं। तो ये नहीं होता कि जो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं केवल वही मंत्री बनेंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी है, पहली बार में ही आए, पहली बार में ही वो जीत गए, तो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उनके जो बाकी पैरामीटर्स हैं या जिन्हें हम कहें कि उनके गुण हैं, वो सब जज होते हैं। तो इतना किस मेथड से वो करते हैं, क्या उन्होंने उसके लिए क्राइटेरिया बना रखा है, तो चाहे उनकी टीम करती है, चाहे पार्टी के कुछ लोग करते हैं, कुछ संघ से भी इनपुट आती होगी, तो ये सारी चीजें मिला के मुझे ये लगता है कि चौंकाने वाले निर्णय तो होते ही हैं, लेकिन वो हित में ही रहेंगे। तो तो डॉक्टर जो आप राकेश कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो जी, सकता है, बिल्कुल जी, हो सकता है। हो सकता है, मैं वही कहने जा रहा था। डॉक्टर राकेश प्रकाश, आज का जो ये निर्णय है छत्तीसगढ़ का, इसने एक चीज़ तो तय कर दी कि भैया अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चेहरे चेंज होंगे, क्योंकि अगर एक जगह रिपीट करते, मान लिया आप यहाँ पे रमन सिंह को बना देते, तो आपको बाकी 2 स्टेट्स में भी रिपीट करना ही था, आपको वहाँ भी उनको मौका देना था। लेकिन अब ये तय हो गया कि एक चेंज मतलब सब चेंज। देखिए रोहित जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन ये जो अभी हमारे डॉक्टर ईश्वर जी ने जो हमें जानकारी दी कि लिफाफा जो है वो बंद है, नाम बंद है, तय है, अंदर है। और हाँ, सही समय और स्थान पे विधायकों के बैठक में एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हम लोगों ने रायपुर में देखा। तो अब दूसरी बात ये समझ में आती है कि जो रायपुर की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ में जो पार्टी की जो रणनीति है या वहाँ की जो राजनीति है, क्या वही रणनीति और वही राजनीति मध्य प्रदेश में भी काम करेगी, या वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी काम करेगा, या वही फॉर्मूला जो है वो राजस्थान में भी राजस्थान। काम करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में नहीं थे, हमने वहां पे सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में हम सरकार में थे और वापस हम सत्ता में लौटे हैं, और जो मुख्यमंत्री थे और जो सीटें आई हैं, वो सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। पार्टी की रणनीति, पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट मैं एक जो वो कहते हैं ना कि एक पत्रकार जो आकलन करता है, तो उस आकलन में जो है वो कई तथ्यों को आधार बनाता है। तो उसमें जो मुझे मेरी समझ ये कहती है कि हम मध्य प्रदेश में सत्ता में थे, वापस सत्ता में लौटे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करके लौटे हैं, और जो हमारे सीटों की जो संख्या थी, उस संख्या को सरपास करके हम आगे बढ़े हैं। यानी कि जनता का भरोसा पहले से हम पे ज्यादा बढ़ा है, सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। और ऐसे में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उसको दरकिनार करना या उसको इग्नोर करना, थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो मुश्किल काम होगा। क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है, और वो जो जनता के साथ जो उनका एक कनेक्शन है, तो वो बड़ा ही अलग है। शिवराज सिंह ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स नहीं करते। वो हर इलाके में, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, चाहे वो इंदौर जैसा बिजनेस सिटी हो,
या भोपाल जैसा पॉलिटिकल सिटी हो, या फिर आप ये जो हमारा जो ग्वालियर का इलाका है, ठीक है, जहां आप सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है, तो चाहे वो ग्वालियर और भिंड मुरैना इस तरफ का जो इलाका है, तो हर जगह पे शिवराज सिंह अपनी पहुंच रखते हैं, अपने संपर्क और संबंध रखते हैं, और उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि वो अगर यहाँ बैठ गए, भोपाल में बैठ गए, तो फिर वो अन्य जगह पे नहीं रहते। तो वो कनेक्ट विद द कॉमन मैन, ये जो उनका जो एक आइडियोलॉजी है, या ये जो उनका एक वे ऑफ वर्किंग है, काम करने का जो तरीका है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है कि मिला है। और ऐसे में जो आदमी जनता से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मतलब लगातार 2-3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कोई बड़ा आक्षेप आरोप इस तरीके का नहीं है, और छवि अच्छी है, काम अच्छा है, सरकार में रहते हुए भी जीत हासिल कर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना, हाँ, ये बात हो सकती है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री एक की जगह 2 हो सकते हैं, ऐसे तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो नेता, जो मुख्यमंत्री जनता से जुड़ा हुआ हो, उसको अगर हम ऐसे मौके पे दरकिनार करेंगे, तो जनता के बीच सही संदेश नहीं जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। तो देखते हैं पार्टी का निर्णय क्या होता है। पार्टी में अनुभवी लोग हैं, और उनके पास हर तरीके का जो है, वो कहते हैं ना कि एक सोच है, समझ है, और राजनीति की दिशा का अच्छा ज्ञान है, तो उनका फैसला अपनी जगह जायज ही होगा। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जो हमारा जो आकलन है, वो मैंने आपके साथ साझा किया। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश को लेके थोड़ी-सी अभी आपने सही कहा, अभी सन्नाटा-सा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर शिवराज सिंह ने बहुत स्मार्टली इलेक्शंस के बाद से कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, विधायकों से मिलने की कोई कवायद नहीं की, अपने आप को प्रेज़ेंट करने की कोशिश नहीं की, किसी से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है वो एक मँझे हुए खिलाड़ी हैं। आपने सही कहा कि वहाँ पर अभी वो लो प्रोफ़ाइल हैं बिल्कुल, लेकिन वो लो प्रोफ़ाइल कितना काम करेगा, क्योंकि मैंने जो पीछे न्यूज़ में चर्चाओं में सुना था, वो ये सुना था कि क्योंकि वो एक अच्छे अनुभवी नेता हैं, तो हो सकता है, मुमकिन है कि उनको केंद्र में या फिर बीजेपी की राष्ट्र राजनीति में उनको लेके आया जाए। ऐसा मैंने सुना था, उसके लिए भी एक कवायद चल रही है, पर फिर उसकी एब्सेंस में बहुत सारे वहाँ पे दिग्गज जीते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र तोमर से लेकर बड़े नेता हैं और फिर ज्योतिरादित्य भी हैं। वो सस्पेंस नहीं, गहरा है। नहीं, नहीं, एक और बड़ा नाम आप भूल रहे हैं, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल, उनका भी कल परसों मैं सुन रहा था नाम, काफ़ी चल रहा था। तो चलिए मध्य प्रदेश को भी थोड़ा-सा हम छोड़ भी दें, तो मुझे लगता है कि राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा देरी होगी। अभी मैं सुन रहा था कि मंगलवार तक कम से कम वहाँ पे मामला खिंच सकता है। राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र सदाना, अगर आपके पास कोई इनपुट्स हों कि राजस्थान क्योंकि सबसे टफ बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि वसुंधरा वहाँ पर अ, दोनों राज्यों के मुकाबले वो नेता हैं जो ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रही हैं। वो दिल्ली भी पहुँची और वो उनके बेटे वाली घटना भी हुई जो रिज़ॉर्ट में आक्षेप लगे, बाद में उन्होंने मना किया और उनका विधायकों से मिलना और हाई कमांड का फ़ोन आना, वहाँ पे ज़्यादा हलचल है। तो वहाँ बीजेपी के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर है। वसुंधरा की गतिविधियों की बात है, तो मुझे लगता है कि ये उनके नेगेटिव में जाएगी बात। अगर आंकलन हो रहा है तो ये उनके माइनस मार्क्स हैं। और जो मुझे रणनीति में या सिद्धांत में लगता है कि जब हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, तो किसी न किसी महिला को ही मौका मिलेगा राजस्थान में। और महिला को मौका मिलेगा तो आपका इशारा वसुंधरा दिया राजे कुमारी की जी तरफ आ है? सकती थी। आपका इशारा दिया कुमारी कोई की भी हो तरफ? सकती है। मैंने कहा भी मोदी जी के जो निर्णय हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि सिद्धांत रूप से वो कह चुके हैं तो वो प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं और रिस्क लेने का मादा है उनमें। इतने गट्स हैं कि वो जिसको आगे प्रोजेक्ट करेंगे उसको इतनी सपोर्ट भी करेंगे कि वो कामयाब हो जाए। तो मैं आपके इस मुझे जो नाम में मुझे लगता थोड़ा है कि आपके इस नाम में थोड़ा मुझे दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अगर आपको वसुंधरा राजे सिंधिया को रिप्लेस करना है, तो आपको राजघराने से राजघराना भी रिप्लेस होगा वहाँ पे अगर दिया कुमारी का नाम आता है। तो मेरे ख्याल वो राजपूत हैं, वो भी राजपूत हैं। और अगर मैं एक ये भी सोच रहा था कि बीजेपी के मन में अगर ये बात चल रही हुई कि हमें ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में बनाना है, तो कम से कम राजस्थान में तो नहीं बन सकती वसुंधरा बिल्कुल भी क्योंकि एक ही परिवार से फिर 2 अलग-अलग चेहरे और अलग-अलग जगह मुख्यमंत्री, ये भी बीजेपी में नहीं होता है कभी भी। तो वहाँ भी उनके नहीं, नंबर पर अभी कटते हैं।
अभी अभी आप ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्योतिरादित्य जी बने नहीं है अभी। हाँ, हाँ, अभी ये बने नहीं। कैलकुलेशन है ना, अभी मैं कह रहा हूँ लिफाफे बंद हो चुके हैं, लिफाफे बंद हो चुके हैं। और अगर महिला को उन्होंने अपने सिद्धांत के ऊपर स्थित रहते हुए कार्य करना है, तो दिया जी की लॉटरी लग सकती है कि उनको ये मौका मिल जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब की बात से काफ़ी सहमत हूँ कि शिवराज जी को रिप्लेस करना हमारे हिसाब से कोई बहुत अच्छा निर्णय तो नहीं होगा, लेकिन उसको इग्नोर वो भी नहीं कर पाएँगे। अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई निर्णय लिया भी होगा या उनको बदलने का कोई निर्णय लिया भी होगा, तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद उनके लिए सोच के रखा होगा, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, चाहे वो केंद्र में किसी बहुत अच्छे बड़े मंत्रालय का हो। कुछ ना कुछ ऐसा उनके लिए सोच के रखा होगा ताकि जो उन्होंने सेवा करी है पार्टी की और इतनी बहुमत ज़्यादा दिलाया है, तो उसको ये ना लगे कि पार्टी अपने यूज़ एंड थ्रो करती है कि अब आपने काम कर लिया, अब आप बाहर जाओ। तो ये मैसेज भी नहीं देना चाहेगी पार्टी। तो मुझे लगता है कि या तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे मध्य प्रदेश में, और या फिर वो कोई बहुत बड़े पद के ऊपर जाएँगे। और राजस्थान में मुझे लगता है किसी महिला की लॉटरी निकलने वाली है, और वो कौन हो सकती हैं। अगर उनको लगा कि वसुंधरा जी को हमने कंपनसेट करना ही है, उनको वो साथ बना के रखना ही है, तो लेकिन उन्होंने जो गतिविधियाँ करी हैं, वो उनके नेगेटिव है। अगर ना करते तो बहुत बड़े चांसेस थे उनके मिलने के। तो चलिए दूसरा लिफाफा कब खुलता है देखते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हम इस बातचीत को यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तो हमारे बात करते-करते क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। वहाँ की टेंशन खत्म हुई सबके लिए। राजस्थान के लिए हम फ़ॉर्मूले 2 मान के चल सकते हैं। फ़ॉर्मूला नंबर 1 कि अगर बीजेपी को लगा नहीं 2024 भी जीतना है अभी तो वसुंधरा राजे को ही मेंटेन करते हैं, तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम के रूप में वहाँ पे आपको 2 चेहरे दिख जाएँ। उनमें से एक दिया कुमारी हो सकती हैं, बालकनाथ हो सकते हैं या कोई भी और बड़े नेता हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए फॉर्मूला ये है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी रेस में बने हुए हैं। हो सकता है उनका नाम पर्ची एक बार फिर से निकल जाए। नहीं भी निकली तो हो सकता है वो बीजेपी में आपको केंद्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड में दिख जाएँ, नहीं तो किसी अहम मंत्रालय में दिख जाएँ। मतलब उनके लिए कोई अहम पद बिल्कुल तय है क्योंकि उन्होंने वो एक गलती नहीं की जो आपने ऑब्जर्वर वाली बोली थी कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। वो बिल्कुल शांत है उस दिन के बाद से। बिल्कुल जीत गए ठीक है, अब देखेंगे जो हाई कमांड करेगा वो होगा। उन्होंने दावेदारी नहीं जिताई, जो बाकी शायद कर बैठे थोड़ा बहुत, इधर-उधर करके भी थोड़ा बहुत हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि आपसे आगे भी ऐसे ही अलग-अलग विषयों पे चर्चा होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए डॉक्टर राकेश प्रकाश, डॉक्टर आपका भी धन्यवाद, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत नमस्ते। शुक्रिया। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और